दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन में। पहला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है ताप की समानता, बी है स्थल तथा समूहों का विभेदित तापन, या सी है एशिया की ठंडी हवा, या फिर डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। ठीक है, ये बात हो गई। चर्चा किसकी हुई है? मानसून की। तो आपको पता होना चाहिए, चूंकि मानसून की बात आई है तो किस शब्द मानसून, कौन सा शब्द? तो शब्द मानसून जो है ये अरबी शब्द, कौन सा शब्द? अरबी शब्द किससे लिया गया है? तो मौसम से लिया गया है, मौसम से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या हो जाता है फिर? जो शब्द लिया गया है, अगर इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाता है ऋतु। तो ये छोटा पॉइंट है लेकिन इम्पोर्टेंट हो सकता है। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? इस तरह से लिखिएगा कि भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में दो प्रकार के मानसून आते हैं। कितने प्रकार के मानसून आते हैं? तो दो प्रकार के मानसून आते हैं। दो प्रकार में वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये पहला जो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा, जिसको क्या कह सकते हैं? गर्मी। ठीक है। वहीं दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, जिसको क्या कहेंगे? सर्दी। तो ये भी जानकारी आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। वहीं आपको ये भी पता है कि मानसून का अगर हम महत्व की बात करें, इसका महत्व क्या है, तो इसका कृषि क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, फिर जल आपूर्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लिखते हुए चलिएगा। बढ़ेंगे आज के दूसरे नंबर प्रश्न पे, और बिहार शिक्षक भर्ती वाले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रबी फसल की बुआई की जाती है। तो बात किसकी आई है? रबी फसल की। तो देखिए, ऑप्शन ए है मार्च से जुलाई तक, या फिर अक्टूबर से नवंबर तक, या फिर अप्रैल से जून तक, या जनवरी से मार्च तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्टूबर से नवंबर तक क्या होता है? बुआई पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कह सकते हैं किस मौसम में? तो सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में क्या होता है? इसकी बुआई होती है। अगर इसका पूछ दे कि कटाई कब होती है, तो कटाई जो होता है अप्रैल से जून तक में। रबी फसल की अगर हम कटाई की बात करें तो अप्रैल से जून तक। वहीं रबी फसल का कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, चूंकि एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, ये सब किस में आ जाएंगे? या फिर सरसों, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी तरह आप लोग रबी फसल की जब बात आई है तो ध्यान रखिएगा खरीफ फसल का भी पूछ लिया जाता है, और ये सब आपको हम कई बार बता भी चुके हैं। तो खरीफ फसल की अगर हम बात करें तो बुआई इसकी जो होती है कब होती है? तो जून से जुलाई के बीच में, जून से जुलाई के बीच में इसकी क्या होती है? बुआई होती है। और कटाई कब होती है? तो कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो खरीफ का भी आपको ध्यान रख लेना है। अगर इसका एग्जाम्पल के रूप में आपको ध्यान रखना हो तो ध्यान रखिएगा, इसमें आ जाता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा,
ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो खरीफ फसल के अंतर्गत। और लास्ट किसके बारे में जानेंगे हम लोग, जायद फसल के बारे में। क्योंकि ये तीनों का जिक्र एक साथ होता है तो तीनों का जानकारी आपको पता होना चाहिए। ये जो है जायद फसल, ये खरीफ और क्या कहता है, रबी फसल के बीच का उगाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर इसका हम बात करें एग्जाम्पल आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कि क्या क्या हो जाता है, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा आज के सेशन का तीसरा नंबर प्रश्न, और एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है असम, बी है गुजरात, सी है केरल, या डी है पश्चिम बंगाल। तो जूट उत्पादन में कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर वही बात करें जूट की तो ध्यान रखिएगा कि ये लेग्यूमिनेसी, क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वहीं और क्या जानकारी आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ दे कि जूट की खेती के लिए न्यूनतम वर्षा कितनी मिमी आवश्यक है, तो ध्यान रखिएगा 1000 मिमी आवश्यक है। ये डेटा भी आपसे पूछ लिया जाता है। हालांकि अगर हम जूट की बात करें तो जूट को जो है रेतीले और चिकनी बलुई मिट्टी, कौन सी मिट्टी, तो चिकनी बलुई मिट्टी में क्या किया जाता है, मिट्टी में व्यापक रूप से उगाया जाता है, व्यापक रूप से उगाया जाता है। तो इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है, ये म्यांमार से पूछा जा रहा है। तो इनमें से तो देखिए अधिकतम सीमा आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य किससे सीमा साझा करते हैं, तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ये बात आपको पता होगा। और इसमें आपसे सबसे अधिकतम पूछा गया है यानी कि लंबी, तो ये लगता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। अब वो 4 पूर्वोत्तर राज्य भी तो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा वो कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, और कौन हो जाएगा, नागालैंड, फिर क्या होगा, मणिपुर, और कौन, मिजोरम। तो ये चारों राज्य भी आपको ध्यान में नाम क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। तो यही तो आपसे यहाँ पर प्रश्न ही पूछा जा रहा था। आगे की बात करेंगे अगले प्रश्न पे। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, यानी किससे वर्षा होती है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है लौटता मानसून से, बी है पश्चिमी विक्षोभ से, सी है अरब मानसून से, या इनमें से कोई नहीं। और ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। तो ये बात हो गई। वहीं और यही वर्षा जो है जो शीत ऋतु में होती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यह वर्षा रबी फसल, जिसके बारे में अभी हम लोग जाने डिटेल से, रबी फसल के उत्पादन में क्या होता है, सहायक होती है। इस तरह से
लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर एक पॉइंट इस तरह से भी नोट डाउन कर सकते हैं क्या, कि पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, कौन सा भाग में, तो उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान, किसके दौरान, तो सर्दियों के दौरान वर्षा के लिए क्या है, जिम्मेदार है, वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कॉफी पोट के नाम से किसे जाना जाता है। कॉफी पोट की बात आई है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब बात आती है कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है, कौन सा देश करता है, तो ये ब्राजील करता है। ठीक है, ब्राजील करता है और यहाँ से कॉफ़ी का काफ़ी निर्यात भी किया जाता है। अगर इसकी और इसीलिए ब्राजील का ही क्या है, सेंटोस, जो कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी, इसी को क्या जाना जाता है, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेंटोस की अगर हम बात करें, सेंटोस ब्राजील में साओ पाओलो, जो कि ऑप्शन नंबर में देखिए ए में है भी मौजूद, साओ पोलो का बाहरी बंदरगाह है। क्या है, बाहरी बंदरगाह है और इसे विश्व के लिखिएगा, विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ये आप ही लोग के लिए पॉइंट लिखा जाता है ताकि आप भी खुद का नोट्स तैयार कर सकिए। 7 नंबर पे आते हैं। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय या फिर असम हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमायूं हिमालय का भाग है। और यह नंदा देवी चोटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। अगर बात करें तो यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, चोटी है, नंदा देवी चोटी। तो इसलिए ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। वहीं बात करें कि पहली कौन हो जाएगी, जब ये दूसरी है तो पहली में कौन आ जाता है, कंचनजंगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर और इसके बारे में आप, ये तो हो गया कि ये कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, और इसका एक नाम है जो इसको बोला जाता है, किसका, नंदा देवी चोटी के बारे में। नंदा देवी चोटी को क्या कहा जाता है, आनंद देने वाली देवी। क्या नाम दिया गया है, आनंद देने वाली देवी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, चूँकि इसको कुमायूं हिमालय की संरक्षक देवी माना जाता है। कुमायूं हिमालय की क्या माना जाता है, संरक्षक देवी। एक बार आप लोग ना ज्योग्राफी का मैराथन क्लास जाके जरूर देखिए, उसमें भी आपको फुल डिटेल्स के साथ कराया गया है। आगे की ओर बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न पे। और उससे पहले आप लोग को इस चैनल से संबंधित बता दें कि सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है,
तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी जीके जीएस का निचोड़ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और सारे आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही कराए जाते हैं। तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करें। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अभी ही आप लोग क्या कर देंगे, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो लाइक शेयर कर दें, और हाँ, एक कमेंट के रूप में आप अपना सुझाव भी इस सेशन से दे सकते हैं, और सारे विषय का निचोड़ इसी तरह से आपको दिया जाता है। 8 नंबर पर बात करें, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1983 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चूंकि ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है और ये स्थित कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका में। कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में स्थित है। ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये नाम ध्यान रखिए, कहाँ स्थित है, वर्ष क्या था, ये जरूरी है। और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो इस बेस का नाम, इस बेस का जो नाम है वो दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, हर छोटा छोटा बिंदु आपको कवर कराया जाएगा ही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ज्योग्राफी का 9वां नंबर प्रश्न जो कि आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें कि कौन सही सुमेलित है। तो सही हमें देखना है। ठीक है, तो एक तरफ जनजाति है और इससे संबंधित राज्य हमें बताना है। तो लिम्बू जनजाति, तो लिम्बू जनजाति की अगर बात करें तो ये सिक्किम से बिलोंग है, तो ये सही दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी पता हो गया कि लिम्बू जनजाति किस राज्य से संबंधित है। वहीं देखिए क्या है, कार्बी जनजाति, जो कि हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है, लेकिन हमसे सही पूछा जा रहा है। वहीं तीसरा नंबर पे था डोंगरिया जनजाति, तो डोंगरिया जनजाति उड़ीसा में पाया जाता है, ये सही दिया हुआ। तो देखिए हमसे सही ही पूछा जा रहा था, तो एक सही हो गया और 3 सही हो गया। तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर बात करें 2 में, कार्बी अगर हिमाचल प्रदेश की नहीं है तो फिर किसकी जनजाति है, तो ध्यान रखिएगा ये असम की जनजाति है। किसकी है, असम की। तो ये भी आपको जानकारी मिल गई। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, चूंकि ये मिलान करना था और हम लोगों ने कर दिया। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर पूछ रहा है, तो प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिशिगन झील। ठीक है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सुपीरियर मार के निकल देते हैं, पर आपसे पूछा जा रहा है एक देश के अंदर। ठीक है, वहीं अगर सुपीरियर झील की बात करें तो ये दुनिया में सबसे बड़ी क्या है, ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील है कौन, तो सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील की अगर हम और बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और किसकी सीमा पर स्थित है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो कनाडा की सीमा पर स्थित है, कनाडा की सीमा पर स्थित है कौन, तो सुपीरियर झील। और इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया,
मिशिगन झील, मिशिगन झील की अगर हम बात करें तो यह इसके झील का अगर क्षेत्रफल पूछे तो ध्यान रखिएगा 58,000 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और मिशिगन झील भी कहाँ स्थित है, तो इस यहाँ पर नीचे ही लिख देते हैं कि मिशिगन झील जो है ये भी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। और हाँ, आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितना है। ऑप्शन नंबर ए 0.01%। ये तो हो गई हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। वहीं आपको ये भी पता होगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करें तो नाइट्रोजन, कौन सा, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78%। ये डाटा भी आपसे पूछ ले सकता है। अगर इसके बाद बात करें तब कौन सा, तो ऑक्सीजन कितना, 21%। ठीक है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% ये हो गया। और हाइड्रोजन का तो हम लोग यहाँ पर जान ही गए, तो हर रूप से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे का प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, आपसे नहीं है पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान जरूर देना है। ऑप्शन ए है पेरूवियन, बी है सुसीमा, सी है एल नीनो या डी है बी और सी दोनों। तो अगर हम इसकी बात करें तो सुसीमा और ये क्या कहता है एल नीनो जो दिया हुआ है ये गर्म जलधारा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, गर्म जलधारा का उदाहरण है। जबकि जो यहाँ पे पेरूवियन दिया हुआ है ये उदाहरण इसका नहीं है, चूंकि ये जो है यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। हमसे पूछ ही रहा था कि गर्म कौन सा नहीं है। उसी तरह से अगर ठंडी की बात आई है तो बराबर पूछ लिया जाता है कैनरी जलधारा। कौन सा जलधारा, कैनरी जलधारा, जो कि कैसी है, तो ठंडी जलधारा है। कहाँ की, तो अटलांटिक महासागर का। कहाँ का, अटलांटिक महासागर का। तो ये आपको पता होना चाहिए। अटलांटिक महासागर का ही एक और ठंडा जलधारा है जो बार बार पूछ लिया जाता है, लैब्राडोर जलधारा। तो ये जो है अटलांटिक महासागर का ही है ठंडी जलधारा। ठीक है। अब आपसे यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि कुरुशियो जलधारा बताना है कि ये कैसी जलधारा है और कहाँ की है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है आंसर। चलिए आगे पर डिस्कस कर लेते हैं। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, यानी कि किसके लिए हानिकारक है, तो ऑप्शन ए है क्या, संतुलन विकास के लिए, बिल्कुल। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी हानिकारक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हानिकारक है, यानी कि तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझाया बताया जाए, ये एक नॉर्मल सा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में भी मिलेगा, तो खुश ज़्यादा नहीं हो जाना है कि इतना इजी क्यों पूछ ले रहा है।
साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बार बार पूछा हुआ प्रश्न में से एक। साइलेंट का मतलब कहीं पे लिख दिया जाएगा कि शांत घाटी परियोजना, शांत घाटी परियोजना। तो ये दोनों एक ही हो जाएगा। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा, केरल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1985 में, कब? तो 1985 में शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्या किया गया था? घोषित किया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि वर्तमान में बात करें तो शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी घाट की बात हो रही है। ठीक है, ये बात हो गई। चूंकि पश्चिमी घाट की बात करें तो 5,000 से अधिक, कितने से अधिक? 5,000 से अधिक फूलों वाले पौधे। ये डाटा ध्यान रखिएगा, कभी कभी कथन के रूप में दे दिया जाएगा, तो आपको पहले पता होना चाहिए। 139 स्तनधारी, 508 पक्षी, और क्या कहता है 179 उभयचर प्रजाति के साथ ये क्या है? जैव विविधता वाला आकर्षण का केंद्र है। जैव विविधता वाला आकर्षण का केंद्र है। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखा दिया गया। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रख लीजिएगा कि केरल का माउंट अनाईमुडी जो है, ये पश्चिमी घाट की, चूंकि पश्चिमी घाट की बात आई है तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। 16 नंबर प्रश्न, बाबा अल मांडेव जल संधि किसे जोड़ती है? ये सारी जल संधियां हम आपको टॉनिक टॉपिक में भी करा चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिंद महासागर और किसको? लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, वहीं इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है किसका किसका पूछ लिया जाता है। तो हारमुज जल संधि जो किसको ध्यान रखिएगा, फारस की खाड़ी और किसको? ओमान की खाड़ी। तो हो सके आपसे इसकी जगह ये पूछ लिया जाए तो हर रूप से पता होना चाहिए। एक ध्यान रख सकते हैं, कौन सा आप? कर्च जल संधि। तो कर्च जल संधि की अगर बात करेंगे तो ये काला सागर और किसको? आजोब का सागर मिलाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक ध्यान रख सकते हैं, कौन सा? डेविस जल संधि जो कि ध्यान रख सकते हैं बाफिन बे, इस तरह से ऑप्शन में दे सकता है, बाफिन बे और किसको? लैब्राडोर सागर। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट जल संधि है, पूछ सकता है। आगे की बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न पे।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? यानी देख लेते हैं, ऑप्शन ए है हिमाद्री श्रेणी, बी है अरावली श्रेणी, सी है पश्चिमी श्रेणी या फिर डी है सतपुड़ा श्रेणी। तो इनमें से जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री श्रेणी। और हिमाद्री श्रेणी या फिर इसको क्या लिखा रह सकता है? महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, तो ये नवीनतम पर्वत श्रेणी में हो जाएगा। अगर इस श्रेणी का निर्माण की हम बात करें, इस श्रेणी का निर्माण की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा किस युग में हुआ था? तो टर्शियरी युग में। इसमें तो टर्शियरी युग में। ठीक है, यानी ये नवीन मुर्दार पर्वत का क्या है? उदाहरण है। वहीं अरावली पर्वत था ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि वहाँ पर स्पेस है नहीं। तो अरावली श्रेणी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ये बलित पर्वत की क्या है? सबसे पुरानी श्रृंखला है, सबसे पुरानी श्रृंखला है या फिर श्रेणी है, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न पे कि 18 नंबर प्रश्न क्या है। और ये चैनल से संबंधित जानकारी तो आप लोग एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीके जीएस के लिए आपको जुड़ना है तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या फिर बिहार शिक्षक भर्ती वाले जो भी हैं इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर अभी ही कर दिया कीजिए। आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए, बाकी आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट दी जा रही हैं। बाकी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, इस सेशन से संबंधित कुछ सुझाव दे सकते हैं। सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न आ चुका है। मोर एवं पूर्णा, पूर्णा को इस तरह से लिख दीजिएगा, पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है ताप्ती की सहायक नदी है। और ये दोनों नाम भी ध्यान रखना है, मोर एवं कौन सा? पूर्णा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो इसकी बात ध्यान रखिएगा। नर्मदा की अगर आपसे पूछ दे कि नर्मदा, यहाँ पे नर्मदा है तो ध्यान रखिएगा कि नर्मदा की जुड़वा या फिर दासी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तब क्या हो जाएगा? तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी। ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे ध्यान आया तो आपको बता दिया गया। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या कहता है पूर्णा नदी जो है क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। किस ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। जो आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो आपको बता दिया जाता है और जो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं पूर्णा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी में यहाँ पर तो ताप्ती हम लोग देख ही लिए, साथ ही साथ आप ध्यान रख सकते हैं जंकरी नदी, डुमास खादी नदी सारा एनसीईआरटी बेस्ड आपको दिया जा रहा है। बर्दनाला नदी, ये सब क्या हो जाएगी? इसी की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, आगे पे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? तो कोर इंडस्ट्रीज कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर बता दिया जा रहा है आपको कि जिसका अर्थव्यवस्था पर क्या होता है? गुणक प्रभाव पड़ता है। तो वो हो जाता है कोर इंडस्ट्री। जैसे कि कोर क्षेत्र में क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, यानी कि ये सब सारे हो जाएंगे। और ध्यान रखना चाहते हैं तो क्या कहता है? कच्चा तेल
हाँ, पेट्रोलियम हो गया, इस्पात हो गया, या फिर सीमेंट उद्योग हो गया, ये सब भी क्या हो जाएंगे, सारे कोर इंडस्ट्रीज के ही उदाहरण हो जाएंगे। तो ये एक प्रश्न था, इसको हम लोग जान गए। आगे की ओर बात करते हैं 20वें नंबर प्रश्न पे। बोडो जनजाति निवास करते हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा गारो पहाड़ी में। कहाँ निवास करते हैं, गारो पहाड़ी में। यानी कहने का सेंस हो गया कि भारत के पूर्वी भागों में सर्वाधिक पाया जाता है। किस भागों में, पूर्वी भागों में। यानी कि कह सकते हैं कि मुख्य रूप से असम, मेघालय और क्या कहता है, मिजोरम में पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। वही बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया था निवास करते हैं, ठीक है, बोडो जनजाति। तो देखे लिए कहाँ हो गया, बोडो जनजाति, जी बोडो नहीं, बोडो जनजाति, सॉरी बोलने मिस्टेक हो गया, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और इनको भारतीय संविधान द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। कौन सी अनुसूची में, तो छठी अनुसूची में, छठी अनुसूची में, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हाँ, अगर गारो पहाड़ी की बात आई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेघालय में गारो, खासी और क्या कहता है, जयंतिया, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान आपको आ गया तो बता दिए। मेघालय से एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि पूर्व का स्कॉटलैंड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड। समझिए, एक प्रश्न का आपके लिए पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, बाकी आप लोग पे निर्भर है, सपोर्ट कीजिए। 21 नंबर पे बात करेंगे जो कि आज के सेशन का होगा लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात। और ये कुंचिकल जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये है कहाँ, तो ये कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो बराही नदी पर स्थित है। किस नदी पर, तो बराही नदी पर। तो हर चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई की हम बात कर लें तो ऊंचाई जो है इसकी लगभग 455 मीटर, 455 मीटर ऊंचाई पर है। ये बात हो गई। उसी तरह से देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है, जोग जलप्रपात, ठीक है। तो जोग जलप्रपात ये है शरावती नदी पर। किस नदी पर, तो शरावती नदी पर। और है कहाँ, तो कर्नाटक में ये भी है, कर्नाटक में ही है। उसी तरह से ऑप्शन सी है केवती जलप्रपात। तो केवती जलप्रपात कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और ये इसको केवती जलप्रपात भी कहते हैं। कौन सा जलप्रपात, तो केवती जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये जो है महाना नदी पे, कौन सी नदी पे, तो महाना नदी पे। तो आज के सेशन कैसा लगा बताइएगा आप लोग जरूर। बाकी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर दबा के अभी ही कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।